सभी का आज के मॉर्निंग रिचुअल्स में स्वागत है। और आज हम हर दिन की तरह एक प्यारे से मेडिटेशन के साथ शुरुआत करेंगे। सभी लोगों को शांति से बैठ जाना है। अपने शोल्डर को और अपने बैक को स्ट्रेट करके बैठे। अब अपनी आंखों को धीरे धीरे कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। अब एक गहरी और एक लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़िए। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स। सांसों को लेते समय अपने पेट को बाहर की ओर फुलाइए। इनहेल। सांसों को छोड़ते समय पेट को अंदर की ओर ले जाए। एक्सहेल। अगेन इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपनी पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें। एक और गहरी और एक लंबी सांस लें। इसे अपने सर में भरने दीजिए। अपना फोकस अपने सर के ऊपर ले आइए। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते समय आपका सर पूरी तरीके से रिलैक्स एंड शांत हो रहा है। इसको पूरी तरीके से ढीला छोड़ दीजिए। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इसे अपने चेहरे में, अपने फेस में भरने दीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए आप देखेंगे आपका चेहरा पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत हो चुका है। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ और इसे अपने गले में भरने दीजिए। गले के चारों तरफ इन सांसों को भरने दीजिए और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए आप देखेंगे आपका गला बिल्कुल शांत, रिलैक्स हो चुका है। अगेन टेक डीप ब्रेथ और इसे अपने पूरे चेस्ट में भरने देंगे। आपके पूरे चेस्ट में धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए महसूस करिए आपका चेस्ट पूरी तरीके से रिलैक्स एंड शांत हो चुका है।
फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इसे अपने पेट में भरने दीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने पेट को पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत कर दीजिए। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इसे अपने दोनों पैरों में भरने दीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को रिलीज करते हुए दोनों पैरों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। फिर एक लंबी और गहरी सांस भरना है। इसे अपने शोल्डर और अपने दोनों हाथों में भरने दीजिए एंड धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए अपने दोनों हाथ अपने शोल्डर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आपकी पूरी बॉडी एकदम ढीली पड़ चुकी है। आपका पूरा शरीर एकदम शांत एंड विश्राम की अवस्था में जा चुका है। अब हमें अपने ध्यान को इस पृथ्वी की ओर ले जाना है। देखिए, आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां से ठीक नीचे पृथ्वी की ओर अपने ध्यान को ले जाइए और देखिए पृथ्वी के अंदर कितनी सारी ऊर्जा, कितनी सारी शक्तियां हैं। ये सारी ऊर्जा, ये सारी शक्ति आपस में एकत्रित हो रही है। देखते जाइए इन्हें। और ये अब धीरे धीरे ऊपर उठने लगी है और आपके नजदीक पहुंच रही है। देखिए, ये सारी शक्तियां एक बॉल के रूप में है जो एकदम वाइट कलर की बॉल है। गेंद देखिए आपके धीरे धीरे आपके तरफ आ रही है। देखते जाइए इस ऊर्जा की गेंद को। ये वाइट रंग की गेंद है। ये आपके नजदीक पहुंच चुकी है। अब आपके पैरों को टच कर रही है। देखिए इसकी ऊर्जा आपके पैरों को टच कर रही है। और ये धीरे धीरे आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही है। आपका मूलाधार चक्र आपके स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले वाले हिस्से में है। देखते जाइए, ये आपके मूलाधार चक्र को जागृत कर रहा है। आपके मूलाधार चक्र में जो भी निगेटिविटी है उन सारी निगेटिविटी को ये बाहर कर रहा है।
देखिए आपके मूलाधार चक्र को पूरी तरीके से क्लीन कर रहा है। अब ये चक्र पूरी तरीके से जागृत हो रहा है। अब ये ऊर्जा की गेंद धीरे धीरे आपके स्वादिष्टान चक्र, जो कि आपकी नाभि से 2 उंगल नीचे की ओर मौजूद है, आपके स्वादिष्ठान चक्र में ये ऊर्जा की गेंद प्रवेश कर रही है और आपके स्वादिष्टान चक्र को पूरी तरीके से हील कर रही है। जो भी नेगेटिविटी, जो भी ब्लॉकेजेस यहाँ थे, उन्हें सबको ये खत्म कर रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा की गेंद आपके मणिपुर चक्र, जो कि आपकी नाभि से 2 उंगल ऊपर की ओर मौजूद है, में प्रवेश कर रही है और आपके मणिपुर चक्र को पूरी तरीके से क्लीन कर रही है। अब ये ऊर्जा की गेंद आपके अनाहत चक्र, जो कि आपके हार्ट के बीचों बीच मौजूद है, में प्रवेश कर रही है और आपके हार्ट चक्र को पूरी तरीके से क्लीन कर रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा की गेंद आपके थ्रोट चक्र में प्रवेश कर रही है। थ्रोट चक्र आपके गले पर मौजूद है और यहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी है, उन्हें खत्म कर रही है और आपके थ्रोट चक्र को जागृत कर रही है। फिर ये गेंद आपके अजना चक्र, जो कि आपकी दोनों बाहों के बीचों बीच है, में प्रवेश कर रही है और आपके अजना चक्र को पूरी तरीके से क्लीन और जागृत कर रही है। अब अपना पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र, अपने क्राउन चक्र पे ले आइए। ये ऊर्जा की गेंद आपके क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है और यहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी है, उन्हें सबको ये खत्म कर रही है। देखते जाइए। अब हमें अपने सातों चक्रों को देखना है। आपके सातों चक्र को एक साथ देखिए। ये अपने अक्ष पर घूमने लगे हैं। देखिए, सातों चक्रों को एक साथ देखिए। अब हमें इनके बीज मंत्रों के द्वारा इन्हें जागृत करना है। अपने मूलाधार चक्र पे अपना ध्यान को ले आइए, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले हिस्से में है और इसका बीज मंत्र है लम। अब इसके बीज मंत्र का उच्चारण करते समय सिर्फ अपने मूलाधार चक्र के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना है।
मंत्र को दोहराइए। देखते जाइए अपने मूलाधार चक्र को। आपका मूलाधार चक्र पूरी तरीके से जागृत हो रहा है। देखिए इसे अपने अक्ष पर घूमता हुआ। अब अपना ध्यान अपने दूसरे चक्र पे ले आइए, स्वादिष्ठान चक्र, जो कि आपकी नाभि से 2 उंगल नीचे की ओर है। इसका बीज मंत्र है वम। पूरा ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे। बीज मंत्र का उच्चारण करते समय अपने स्वादिष्ठान चक्र को जागता हुआ देखेंगे।
अब अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पे ले आइए। मणिपुर चक्र आपकी नाभि से 2 उंगल ऊपर की ओर मौजूद है। इसका बीज मंत्र होता है रम। इसका बीज मंत्र का उच्चारण करते समय अपने मणिपुर चक्र को पूरी तरीके से जागृत होता हुआ देखना है। पूरा ध्यान बीज मंत्र के दौरान अपने मणिपुर चक्र पे रखना है। अब अपने ध्यान को अपने अगले चक्र पे ले जाइए, अपने हार्ट चक्र अनाहत चक्र पर। यह आपके हार्ट के बीचों बीच मौजूद है और इसका बीज मंत्र होता है यम। बीज मंत्र का उच्चारण करते समय पूरा ध्यान अपने चक्र पर रखना है। अपने हार्ट चक्र को जागृत होता हुआ देखना है।
अब अपने ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र, अपने थ्रॉट चक्रा पे ले जाना है और इसका बीज मंत्र होता है हम। बीज मंत्र का उच्चारण करते समय अपने थ्रॉट चक्रा को पूरी तरीके से जागृत करना है। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे ले जाइए। आपका आज्ञा चक्र आपकी दोनों बाहों के बीचों बीच मौजूद है और इसका बीज मंत्र होता है ओम। बीज मंत्र का उच्चारण करते समय पूरा ध्यान अपने चक्र को जागृत करने पर लगाना है। आपको देखते जाना है आपके चक्र को जागृत होता हुआ।
अब अपने सहस्त्रहार चक्र पे अपने ध्यान को ले जाएंगे और एकदम शांत बैठकर इस ध्वनि को सुनेंगे और अपने सहस्त्रहार चक्र, अपने क्राउन चक्र को जागृत होता हुआ हम देखेंगे। एकदम शांति से बैठेंगे। एकदम शांत। इन ध्वनियों की आवाज को सुनिए और अपने सहस्त्रहार चक्र में उतरने दीजिए।
अपने सातों चक्रों को एक साथ देखिए एक बार। सातों चक्र आपके जागृत हो चुके हैं। आपके मूलाधार चक्र को देखिए। आपका मूलाधार चक्र पूरी तरीके से जागृत हो चुका है। आपके स्वादिष्ठान चक्र को देखिए, ये पूरी तरीके से जागृत हो चुका है। आपका मणिपुर चक्र पूरी तरीके से जागृत हो चुका है। आपका अनाहत चक्र, आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से जागृत हो चुका है। आपके थ्रोट चक्र को देखिए। आपका थ्रोट चक्र पूरी तरीके से जागृत हो चुका है। आज्ञा चक्र को देखिए। आपका आज्ञा चक्र पूरी तरीके से जागृत हो चुका है। आपका सहस्त्रार चक्र पूरी तरीके से जागृत हो चुका है। आपके सातों चक्रों को एक साथ देखिए। ये अपने अक्ष पर घूमने लगे हैं। देखते जाइए। अब हमें इस ध्यान की गहरी अवस्था से बाहर आना है। आसपास की आवाजों को सुनिए। जो भी आवाजें आपको सुनाई दे, पक्षी की आवाज, गाड़ियों की आवाज, घर में अगर फैन हो तो उसकी आवाज, अब अपने दोनों हाथों को तेजी से रफ कर लीजिए। इसे अपने चेहरे पर, अपने दोनों हाथों पर, पूरे शरीर पर लगा लीजिए और धीरे धीरे कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोल लीजिए। और अब हमें दोनों हाथों को जोड़कर कुछ प्यारे से अफर्मेशंस हमें बोलना है। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। बोल दीजिए, मेरा आज का दिन अब तक का सबसे अच्छा दिन है। मैं आज के दिन अपने सारे लक्ष्यों को पार कर लेता हूँ, सारे लक्ष्यों को पा लेती हूँ। मैं धन का चुंबक हूँ, पैसों को अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर लेता हूँ। मैं हर दिन अपने स्किल को बढ़ाने के लिए हर दिन मेहनत करता हूँ। हर दिन मैं कुछ नए काम को सीखता हूँ जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाने में मेरी मदद करते हैं। मेरे रिश्ते सभी के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। मैं अपने आप में बहुत ही एनर्जेटिक और ऊर्जावान महसूस करता हूँ। मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ और स्वच्छ होता है। मेरे हर काम बहुत ही आसानी से पूरे हो जाते हैं। मैं हर दिन और बेहतर और बेहतर काम करता जा रहा हूँ। अब मैं समय के महत्व को समझ चुका हूँ। इसीलिए
मैं हर दिन अपने समय का पूरा पूरा सदुपयोग करता हूँ। मेरे जीवन में जो भी चीजें हो चुकी है, मैं उन्हें भूलकर हर दिन एक नए दिन की तरह शुरुआत करता हूँ और हर दिन आगे बढ़ता हूँ। मेरा परिवार मुझसे बहुत खुश होने लगा है। मेरे हर सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। मैं अपने लक्ष्य की ओर हर दिन बढ़ता जा रहा हूँ। मैं हर सुबह अपने काम को अच्छी तरीके से बांट लेता हूँ। मैं हर दिन की शुरुआत बहुत ताजगी से और प्यार से मेडिटेशन के साथ और बहुत ही अच्छे रिचुअल्स के साथ करता हूँ, जिससे मेरे जीवन में मैं हर दिन आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आज के दिन के लिए धन्यवाद। अब अपनी आंखों को खोल लीजिए। यस। बुक कौन रीड करने वाला है? मैम, आप करोगे रीड आज? सर, दो मैम हैं। कौन सी मैम? देख लो, जिनके पास भी हो बुक। मेरे पास तो पुअर डैड वाला ही है सर। हाँ, वही वही रीड करना है हमें, रिच डैड पुअर डैड। वो बच्चों को बोला था बट उन्होंने मंगाया ही नहीं, भूल कोई नहीं, गए। कोई नहीं, रिच डैड पुअर डैड ही चलेगा। ओके। यस। और उसी को एक डिस्क्राइब भी मिनट करना है। यस। निकाल लेती हूँ। ओके। यस मैम। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन असली संपत्ति भी खरीदना शुरू करें। यह दायित्व या निजी सामान ना खरीदें जिसके जिसके एक बार घर लाने के बाद उसका मूल्य कम हो जाता है। जिस पल आप किसी नई कार को शोरूम से चलाकर बाहर लाते हैं, कीमत उसी टाइम 25% कम हो जाती है, यानी यह सच्ची संपत्ति नहीं है। हालांकि इसका बैंकर इसे संपत्ति की सूची में लिखते हैं। मैंने अपने $400 के नए गोल्फ टाइटेनियम ड्राइवर से जिस पल खेल शुरू किया था, उस पल उसका मूल्य घटकर $150 डॉलर हो गया। खर्च कम रखें, दायित्व कम करें और ठोस संपत्ति की नींव डालने के लिए मेहनत करें। जो युवा अब तक घर छोड़कर नहीं गए हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनके माता पिता उन्हें संपत्ति और दायित्व का फर्क सिखा दें। वे घर छोड़कर जाएं, शादी करें, मकान खरीदें, बच्चे पैदा करें और जोखिम भरे वित्तीय स्थिति में अटक जाएं। नौकरी से चिपके रहे और हर चीज उधार पर खरीदें।
इससे पहले कि उनसे ठोस संपत्ति वाले कॉलम को बनावाना शुरू करें। मैं बहुत सारे युवा दंपति को देखता हूँ जो विवाह के बाद ऐसी ही जीवन शैली में उलझ कर रह जाते हैं, जो उन्हें नौकरी के अधिकतर वर्षों में कर्ज से बाहर निकलने ही नहीं देती। जब आखिर बच्चा बड़ा होकर घर से चला जाता है, तब माता पिता को असहज होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की। अब वे बीमार हो जाते हैं और उन पर नई नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। मतलब हमारे को जो है, हम जब युवा है तभी से जैसे हम मतलब शुरू करते हैं, या तो जॉब करना शुरू करते हैं या बिजनेस के बारे में शुरू करते हैं, तो जो भी आमदनी है हमारी, उस टाइम से ही हमारे को पूरा जो है स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक जो है हमें अपना डिजाइन करना है कि इस उम्र तक हमको क्या करना है, इस उम्र तक क्या करना है, और कितना बचत करके आगे जैसे हमने बढ़ते रहना कल है। 7 जार का वो बनाया था, करेक्ट। 6 जार वाला, ठीक है। करेक्ट। हाँ, यस। जब आखिर बच्चा बड़ा होकर घर से चला जाता है, तो माता पिता को असहज रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं होती है। अब वे थोड़ा पैसा बचाने और का अभ्यास छोड़ देते हैं, जबकि लेकिन तब भी उनके खुद के माता पिता बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारी आ जाती है। मैं तो मैं आपको या आपके बच्चे को किसी तरह की संपत्ति इकट्ठा करने की सलाह देता हूँ। मेरे संसार में असली संपत्ति निम्न श्रेणियों में आती है। अब देखिए, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी कि रियल में बिजनेसमैन बोला किसे जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। ऐसे कारोबारी जिनमें जिनमें मैं मेरी मौजूदगी रहने की जरूरत नहीं है, मैं उनका मालिक अवश्य हूँ, लेकिन दूसरे लोग उनका प्रबंध करते हैं या उन्हें चलाते हैं। अगर तुम्हें भी वह काम करना पड़े तो यह कारोबार नहीं है, यह तो नौकरी बन जाती है। समझे आप इससे ये कुछ? नहीं समझ में आया सर। देखिए, यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोले कि ऐसे बिजनेस जिसमें आपके होने की जरूरत ना हो, मतलब आप अगर नहीं भी हो तो भी वो चले, मैं उनका मालिक जरूर हूं, परंतु उन्हें दूसरे लोग चलाते। मतलब हम उनके मालिक जरूर है, लेकिन हम उसे नहीं चलाते, उसे दूसरे लोग चलाते। जैसे ओला उबर, उसके मालिक को देखा है आपने? अमेजोन का मालिक को देखा है? वो उसके बिजनेस को चलाता है? नहीं, दूसरे लोग चला रहे। ओला उबर दूसरे लोग चला रहे, डीमार्ट दूसरे लोग चलाते हैं, मैकडॉनल्ड्स दूसरे लोग चलाते हैं। अब समझना आ गया यहाँ पे, दूसरे लोग चलाते। अगर मुझे वहां काम करना पड़े, यहाँ पर इन लोगों को काम करना पड़ता है क्या? नहीं, ये लोगों से काम लेते हैं। तो यह बिजनेस, अगर मुझे वहां काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं है। मतलब जिस चीज के अंदर आपको काम करना पड़ता है वो आपका बिजनेस नहीं है, वहां तो आप नौकरी कर रहे हैं। समझ में अधिकतर लोग यही सोचते हैं ना कि भाई उनका अगर कोई चीज है तो उससे वो स्टार्टिंग में जैसे रन कर रहे हैं, तो हमेशा वही एक ही चीज के अंदर बने रहते हैं। वो कभी गल्ला नहीं छोड़ पाते अपना, और वो समझते कि ये मेरा बिजनेस है। वो बिजनेस नहीं, वो तो उसके लिए नौकरी हो गया कि हर दिन जाना है, हर दिन उसके ऊपर उसको काम करना है। बिजनेस तो उसे बुलाया जाता है कि उसके नहीं होने से भी वो चीजें चले, वो वहां पर रहे या ना रहे। जैसे अभी मैंने आपको इतने सारे उदाहरण दिया, वो बिजनेसमैन है। अभी रियल में हम क्या समझते हैं कि हमारा बिजनेस है। अभी आप देखो, अपने जो मेकअप इंडस्ट्री और इसके अंदर, अभी आपने देखा होगा हबीब। हबीब को कभी देखा है आपने मेकअप करते हुए या बाल काटते हुए? कभी देखा है हबीब को? नहीं, वो बिजनेस चला रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में उसने भी मतलब, किया होगा। हाँ, बोलिए। हाँ, मतलब कि खोल खोल के जो दूसरे को दे दिया, वो जो दूसरे वर्क कर रहे हैं और वो उन्हें हैंडल कर रहा है। यस, ये रियल है ना? बिजनेस है।
कि हाँ। उसके ऊपर आपका लोगों से आप काम करवा रहे हैं और आप पैसा अर्न कर रहे हैं। हाँ, जैसे फ्रेंचाइजी भी हो गया ना सर, हाँ, चला रहा फ्रेंचाइजी है। मान लो आप, या आप नए नए जगह पे आपका बिजनेस खोलना मान लो, ये इस तरीके से फ्रेंचाइजी मान लो। रियल मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, इसका सिंपल सा उदाहरण आपको बताता हूँ मैं, आप अभी समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। कि आपका एक पार्लर है, आपके एक पार्लर में कितने लोग काम करते हैं? एक ही है। एक काम करते हैं, ठीक है। मतलब एक दिन में 24 घंटा होता है। यस। यस, अब इसको समझना, थोड़े से अच्छे से बताता हूँ मैं आपको, अब इसको अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। देखो, हमारे पार्लर में एक जन है। हम्म। अब ये कितना 8 घंटा काम करता है ना? हाँ, करेक्ट। ये 8 घंटा काम कर रहा है। हम दो लोग हैं, हम्म। वो एक और हम एक। हमारा कितने हम्म। घंटे का काम हो रहा है एक दिन में? 16 घंटे का, 8 ही घंटे तो 16 घंटे काम। का काम हो रहा है। करेक्ट। अब यहीं पर एक बिजनेसमैन क्या करता है, वो क्या करता है, देखिए अभी हम हबीब का देख ले, तो हबीब के आपके एरिया में कितने पार्लर हो गए आपके डिस्ट्रिक्ट में? पता नहीं सर। कितना फिर भी? होंगे पांच, चार? 5। हाँ, चलो मैं मतलब चार हमारे मान लेता मेरे हूँ। एरिया में नहीं है हबीब, पोरवाल रोड पे है शायद। हाँ, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में हम्म। चार मान लेते हैं हम, और चार यहाँ पर है। अब चार में कितने लोग काम करते होंगे? 4 लोगों में कम से कम 2 तो पकड़ के ही चलिए। दो एक इसमें काम करते होंगे, तो आपके चार के इसमें हो गया आपका 8 लोग काम कर रहे हैं इसके। हम्म। अब ये 8 लोग कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटा। हम्म। अब यहाँ पे इसका कितने घंटे का काम हो गया? 64। 64 घंटा। अब 24 घंटा हमारे पास भी है, 24 घंटा इसके पास भी है। अभी देखिए, अगर हम 8 घंटे के अंदर, अगर हम मान लीजिए हम पर डे 8 घंटे के अंदर हमने 1,000 रुपये कमाया, है ना, एक पर्सन से। यानी मतलब 500 रुपये एक पर्सन से हमारी कमाई हो रही है, सब निकालने के बाद, सब कुछ प्रोडक्ट वगैरह ये निकालने के बाद 500 रुपये हमारी कमाई हो रही है, मतलब 1,000। तो हमने यहाँ पर कितना बिजनेस किया? अगर हम 16,000। देखेंगे तो, अगर 1 घंटे में, अगर हमने हमारा 1 घंटे के अंदर 1,000, हालांकि ज्यादा हो गया, चलो मैं मानता हूँ यहाँ पे कि हमने एक महीने में, ये हमारा बिजनेस हुआ 2 लोगों से, तो मतलब एक महीने का हमारा बिजनेस कितना हुआ? 16,000 मान लीजिए, सब कुछ निकाल के, हम्म। है ना। अब यहीं पे अगर इसका हम देखें, तो इसका कितना बिजनेस हुआ? इसका 64,000 हो गया ना सर। 64,000। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे? यस। बिजनेसमैन क्या करते हैं और जो पुराने लोग हैं वो क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, जो पुराने लोग हैं हमारे, वो क्या करते हैं, अपने गल्ले को कभी छोड़ते नहीं है, अपने बिजनेस को दूसरे लोगों को कभी सौंपते नहीं है। और नहीं सौंपने के कारण ये होता है कि वो उतने की उतनी ही बने, या तो एक दुकान होगी, ज्यादा से ज्यादा दो, उसके आगे नहीं जा पाते। और ये लोगों को आपको कभी गल्ले पे बैठे हुए आप देखोगे ही नहीं इन लोगों को। क्यों? क्योंकि ये दूसरों को हैंड ओवर करते, दूसरों से काम करवाते। और जब तक आप आपके बिजनेस का गल्ला नहीं छोड़ोगे, तब तक आप दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते। नहीं करेक्ट। कर पाओगे। और नहीं, नहीं दूसरे पर अटैक करेंगे तो फिर वो जो जहाँ है वहीं रहेंगे हम। वही रहेंगे बस। यहाँ पे यही बताना चाह रहे रोबोट के साकी, कि जो, अगर आपको आपके बिजनेस में करना पड़ रहा है, तो वो बिजनेस नहीं है, उस वहां पे तो आप एक नौकर हो गए। अब हर सुबह जाते हैं और आपका काम करते हैं नौकर की तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। स्टॉक, ब्रांड, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट, नोट्स एंड बौद्धिक संपत्ति यानी संगीत, पटकथा तथा पेंटेंट पेंटेंट आदि से मिलने वाली रियल्टी। रॉयल्टी, हाँ। हाँ, रॉयल्टी, सॉरी।
कोई अन्य चीज जिसका मूल्य मूल्य हो, जो आमदनी देती हो या जिसका मूल्य बढ़ाती हो और तय जिसका तय तैयार बाजार हो। ये नहीं समझ में आया सर, दो नीचे के दो। अच्छा देखो यहाँ पे वो क्या बोले, बौद्धिक संपत्ति यानी संगीत। आपकी असली संपत्तियां कौन सी है। देखिए, बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, संगीत पटकथा, पेटेंट। जैसे आप कोई संगीत गा रहे हैं, आप कोई पेटेंट ये करवा रहे हैं, तो वो आपकी रियल संपत्ति है, आपकी खुद की संपत्ति है, मतलब वो आपकी एक स्किल है। ठीक है। ओके। और ऐसी हर चीज जो कीमती है, जो आमदनी देती है, मतलब ऐसी हर चीज जो कीमती आपको आमदनी लाकर देती है, मतलब आपकी स्किल हो गया कुछ भी, जैसे आपका जो नॉलेज है वो आपकी स्किल है। ठीक है, वो आपको पैसा लाकर देती है, तो वो आपकी रियल संपत्ति है। और जिसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजार तैयार है, मतलब जिसका मूल्य बढ़ते जाता है और उसका बाजार हमेशा तैयार रहता है। जैसे आज आपकी इंडस्ट्री का हम देख ले कि आपका जो नॉलेज है आज, उसकी कीमत बढ़ेगी आगे आने वाले समय में। ऐसा तो नहीं होगा कि आज अगर मेकअप 1,000 में हो रहा है तो आज से 5 साल बाद भी एक ही हजार में होगा। हम्म। आज अगर फेशियल 2,000 का हो रहा है तो आने वाले 5 साल बाद भी 2,000 का होगा नहीं। आने वाले 5 साल में उसके 10,000 रुपए हो सकते हैं, 4,000 हो सकते हैं, जो भी हो सकता है। तो आपका क्या हो रहा है, उस स्किल तो आपकी है, लेकिन वो स्किल का हमेशा क्या हो रहा है, पैसा बढ़ते जा रहा है, तो वो आपकी रियल संपत्ति होगी। ओके। यस। बचपन में मेरे शिक्षित डैडी ने मुझे सुरक्षित नौकरी खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन मेरे अमीर डैडी ने मुझे उन संपत्तियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया जिसमें मैं प्रेम करता था। अगर तुम इससे प्रेम नहीं करते हो तो तुम इनका देखभाल नहीं करोगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतों और जमीन से प्यार है। मुझे उनकी खरीदारी करने से प्यार है और मैं दिन भर उन्हें निहार सकता हूँ। जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो वे इतनी बुरी नहीं होती कि उनकी वजह से रियल एस्टेट के प्रति मेरा प्यार कम हो जाए। हाँ, जो लोग रियल एस्टेट से नफरत करते हैं उन्हें यह नहीं खरीदनी चाहिए। मुझे छोटी कंपनियां, खासकर शुरुआती कंपनियों के शेयर में से भी प्रेम है। इसका कारण यह है कि मैं मैनेजर नहीं, उद्यमी हूँ। अपनी शुरुआती वर्षों में मैंने स्टैंड ऑयल्स ऑफ कैलिफोर्निया, यूएस मेरीन यूएस मेरीन कॉर्प्स एंड जेरक्स जेरियक्स कॉर्प्स जैसे बड़े संगठनों में काम किया था। उन संगठनों से गुजारा गुजारा समय मजेदार था, जिनकी कई अच्छी यादें मेरे साथ हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि दिल की गहराइयों में मैं मुझे कंपनी वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे कंपनी शुरू करना पसंद है, उन्हें चलाना नहीं। लेकिन मैं आमतौर पर छोटी कंपनियों के शेयर खरीदता हूँ। कई बार मैं खुद खुद भी कंपनी खड़ी करने का सार्वजनिक सार्वजनिक करता हूँ। नए शेयर जारी करने से भारी दौलत मिलती है और मुझे इस खेल से प्रेम है। कई लोग कई लोग स्मॉल स्मॉल कैम या छोटी कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वे हैं भी वे है भी। लेकिन आप इस निवेश से प्रेम करते हैं, इसे समझते हैं और खेल के नियम जानते हैं, तो जोखिम कम होता है। छोटी कंपनियां के मामले में मेरा निवेश रणनीति रहती है कि 1 साल के भीतर उस शेयर से बाहर आ जाऊं। दूसरी तरफ रियल एस्टेट
के क्षेत्र में मेरी रणनीति यह है कि छोटी शुरुआत करो और उसे बेचकर ज्यादा बड़ी जायदाद खरीद लो, ताकि मुनाफा और टैक्स तुरंत ना चुकाना पड़े। इससे रियल एस्टेट संपत्ति का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं रियल एस्टेट को आमतौर पर 7 साल से कम समय तक ही रखता हूँ। मतलब जब भी हम रियल एस्टेट में खरीदते हैं, जैसे फ्लैट ही खरीद रहे हैं, तो फ्लैट खरीदने के तुरंत बाद तो टैक्स स्टार्ट भी नहीं होता, बिजली बिल भी स्टार्ट नहीं होता। और जब वो बिल्डिंग तैयार हो जाती है, अलॉटमेंट हो जाता है, हैंडओवर हो जाता है, तो उसके रेट बढ़ जाते हैं जो हमने यस स्टार्टिंग में खरीदे होते हैं। यस। तो हमें टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ा, ये सारी चीजें के झमेले में भी नहीं फंसे, और जितना पूंजी लगाया था उससे डबल में हम, मतलब डबल नहीं तो कुछ तो, मतलब मान लीजिए 100 का है तो 130 तक तो मिल ही यस, जाएगा। और देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी 30% का बात कही है प्रॉफिट रॉबर्ट हो जाएगा। कियोसाकी ने, कि हम्म। ऐसे काम जो रियल एस्टेट से नफरत करते हैं, ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से नफरत करते हैं, उन्हें इससे नहीं खरीदना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि जो भी बिजनेस में आप हाथ डालते हो, सबसे पहले आपको उससे प्यार करना चाहिए। जब तक आप उस बिजनेस से प्यार नहीं करोगे, तब तक उस बिजनेस में कभी हाथ मत डालना। आप अगर सिर्फ पैसों को देखकर उस बिजनेस में हाथ डालोगे, तो आप उस बिजनेस को अच्छे लेवल पे नहीं ले जा पाओगे, या सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाओगे। आप जिस भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, सबसे पहले उसके बारे में आपको समझना होगा, उसका नॉलेज आपको लेना होगा, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करें। यस, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ यार, स्टॉक मार्केट में पैसा डालने से बढ़ता है, लेकिन वो समझते नहीं है, सिर्फ पैसा डालते हैं, और उसी कारण से क्या होता है, उनका पैसा डूब जाता है। फिर वो बोलते हैं कि यार स्टॉक मार्केट सही नहीं है, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है। वो होता है इस कारण से कि वो समझ ही नहीं पाते कि स्टॉक मार्केट है क्या। सिर्फ उन्हें पता चला कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालने से अच्छे कमाई होती है, तो पैसा डाल देते हैं। ठीक है, चलो आगे। जब मैं मरीन कॉर्प्स एयर जेरियक्स में था, तब बरसों तक मैंने वही किया जिसकी सलाह में अम्मी डैडी ने दे दी थी। मैं दिन दिन में नौकरी करता था और उसके साथ ही अपने खुद के काम पर भी ध्यान केंद्रित करता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे शेयर्स को खरीद खरीद फरोख्त करके अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बहुत सक्रिय था। अमीर डैडी हमेशा वृत्ति शिक्षा में महत्वपूर्ण जोर देते थे। वे कहते थे वे कहते थे, मैं अकाउंटिंग और कैश फ्लो मैनेजमेंट को जितना अच्छी तरह से समझ लूंगा, निवेशकों का विश्लेषण करने और अंततः अपनी खुद की कंपनी शुरू करने तथा उन्हें सफल बनाने में उतना ही बेहतर बन जाऊंगा। मतलब कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, साथ साथ में साइड बाय साइड अपने बिजनेस के लिए सोचिए। अपना जो है कैश फ्लो मैनेजमेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करना है, करना शुरू करिए। यस और थोड़ा थोड़ा निवेश करते जाना है, ताकि हम उधर सेफ भी रहे और हम इधर से बड़ फ्लैश मैनेजमेंट का जो है उसको बढ़ाते भी रहें, बढ़ाते भी रहिए। यस ताकि जिस दिन हम जॉब छोड़े उस दिन हम जो है डाउन में ना जाके अपने बिजनेस पे पूरा फोकस करके सडनली से बढ़ाए। यस। मैं किसी को भी नई कंपनी खड़ा करने के लिए प्रोत्साहन नहीं करता हूँ, जब तक कि वे खुद ऐसा ना करना चाहें। मैं जानता हूँ कि कंपनी चलाने में कितनी झंझट होते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को उस झमेले में फंसना चाहिए। ए, किसी ऐसे मौके कई ऐसे मौके होते हैं कोई जब लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल पाती। उस वक्त अपनी कंपनी शुरू करना सबसे अच्छा समाधान नजर आता है। लेकिन यह हमेशा याद रखो कि आप सफल होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। 10 में से 9 कंपनियां पहले ही 5 साल में डूब जाती हैं। जो कंपनियां पहले 5 साल में बची हैं, उनमें भी
10 में से 9 अंततः डूब ही जाती हैं। इसलिए यदि आप अपने खुद की कंपनी का मालिक बनने का प्रबल प्रस्ताव वास्तविक इच्छा है, तभी मैं ऐसा करने की सलाह दूंगा। वरना दिन में नौकरी करते रहें और अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करते रहें। मतलब मैक्सिमम जब भी हम हमारी जोश में तो आके हम जो है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे जब उनमें उतना प्रॉफिट नहीं होता और चीजें नहीं होती, या फिर टाइम का मैनेजमेंट का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम जो है धीरे धीरे उन उन चीजों से है अपना इंटरेस्ट जो है पीछे बैक होने लगते हैं, और वो लॉस में जाने लगते हैं और फिर क्लोज की स्थिति में आ जाते हैं। फिर ये तो 5 साल का है कि 5 साल किया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ठीक है यार, मेरे से नहीं होने वाला, बंद कर। फिर 5 साल नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन अंदर से एक डर बैठा हुआ है, वो लोग भी मतलब 10 साल के अंदर क्लोज ही कर सकते। चल मेरा तो 14 साल से चल रहा है, अभी हिम्मत हारी नहीं हूँ, नहीं नहीं, क्या करें। बढ़िया। नहीं देखो, बिजनेस का सीधा सा एक फंडा है कि बिजनेस को ओपन करने से पहले बिजनेस के बारे में सभी चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बारे में आपको देखो, रिस्क लेना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन रिस्क आपका हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए कि 5 साल बाद इसकी स्थिति क्या हो सकती है। 5 साल का आपका बैकअप प्लान क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी आपकी पूरी क्लियर होना चाहिए। तभी आप, हर जो भी बिजनेसमैन होता है वो सफल और असफल क्यों होता है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब वो बिजनेस को ओपन करता है, उसने जोश में आके ओपन तो कर दिया, लेकिन रिस्क तो लिया, लेकिन रिस्क उसका कैलकुलेटेड नहीं होता है। और रिस्क अगर कैलकुलेटेड नहीं रहेगा तो आने वाले 5 साल के अंदर उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। और वही अपना बिजनेस अगर कैलकुलेटेड रहेगा उसका, तो वो 5 साल क्या 50 सालों तक आसानी से चला पाएगा, क्योंकि वो उसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। उसको पता है कि अभी आगे क्या होने वाला है ना, उसका बैकअप प्लान उसका ऑलरेडी रेडी रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग जोश में खोलते हैं ना, तो वो बंद कर देते हैं अपना बिजनेस थोड़े समय में, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। बिजनेस में आने के बाद पता होता है कि यार ये भी टैक्स लगता है, इतने लोगों को काम पे रखना पड़ता है, ये भी सॉफ्टवेयर लगता है, ये भी होता है। उससे पहले उनके वो इन चीजों का कैलकुलेशन ही नहीं करते कि कितने लेबर लग सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमको टैक्स देना पड़ सकता है, कच्चा माल हमको कौन कौन सा लगेगा, है ना। तो ये सब पूरा कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। आपका कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा, भले आपके पास पैसा कम हो, लेकिन आपका रिस्क अगर कैलकुलेशन सही होगा तो आप उसमें आगे निकल जाओगे। यस। सर लेकिन मैं तो इस बिजनेस में आई तो मुझे भी पता नहीं था, बट धीरे धीरे सीखती गई, बट हिम्मत नहीं हारी मैंने। आ, अगर कोरोना नहीं आया होता तो मैं काफी अच्छी पोजीशन पे होती। बस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मैं कहता हूं कि अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें, तो मेरा मतलब होता है कि आप अपने संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत करें और बनाएं। एक बार जब इसमें कोई डॉलर जाए तो वो कभी बाहर निकलने नहीं दे। इसके बारे में इस तरह सोचे कि जब कोई डॉलर आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वह आपकी कर्मचारी बन जाता है कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक दिन 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम करता रहता है। दिन की नौकरी करते रहें, बेहतरीन मेहनती कर्मचारी बने, लेकिन अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब मैं फ्लैश कार्ड फ्लैश कैश फ्लो बढ़ जाए तो आप विलासिता की वस्तु खरीदते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने में प्रवृत्ति प्रवृत्ति होती है। गरीब और मध्य वर्गीय लोग अक्सर बड़े मकान, हीरे, फर फरकोट और आभूषण या नाव जैसी विलासिता की वस्तुएं इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे अमीर दिखना चाहते हैं। वे अमीर दिखते तो हैं, लेकिन हकीकत में वे कर्जों के दलदल में बुरी
ज्यादा गहरे डूबे होते हैं। पुराने पुराने पैसे वाले लोग यानी लंबे समय से अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं, फिर संपत्ति वाले कॉलम से उत्पन्न होने वाली आमदनी से उनकी विलासिता सामान खरीदते हैं। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई, बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता के सामान को खरीदने में लगा देते हैं। सच्ची विलासिता किसी असली संपत्ति के निवेश करने और उसे विकसित करने का पुरस्कार है। मिसाल के तौर पर, जब हमारे अपार्टमेंट हाउसेस से मेरी पत्नी किम और मेरे पास अतिरिक्त पैसा आने लगा, तो उससे मैं अपने लिए मर्सिडीज खरीद ली। उनसे उनसे इसलिए कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं की, कोई जोखिम नहीं लिया, क्योंकि कार उनमें नहीं है। अपार्टमेंट हाउस अपार्टमेंट हाउस ने खरीदी थी, हमने नहीं। बहरहाल उन्हें 4 साल का इंतजार करना पड़ा, जबकि रियल एस्टेट निवेश पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और कार खरीदने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त कैश फ्लो उत्पन्न कर रहा था। लेकिन मर्सिडी की विलासिता सच्चा पुरस्कार थी, क्योंकि उससे यह साबित हो गया था कि वह अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ा रहा है, निरंतर बढ़ती जा रही है। अब वह कार उनके लिए सिर्फ एक सुंदर कार ही नहीं है, उससे ज्यादा मायने रखती है। इसका मतलब है कि उनकी अपनी वृत्तीय बुद्धि का उपयोग उसके इसे खरीदना है। इसके बजाय अधिकतर लोग भावेश में आकर नई कार, विलासिता की कोई नई वस्तुएं खरीद कर कर्ज में खरीद लेते हैं। हो सकता है कि वो बोर हो जाते होंगे और उन्हें एक नई कार खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर विलासिता की वस्तुएं खरीदने में अक्सर आदमी अंततः उन वस्तुओं से चिढ़ने लगता है, क्योंकि कर्ज और आर्थिक बोझ बन जाता है। अब आप निवेश करने और अपना खुद का काम करने में समय लगा चुके हैं, तो आप अपने अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य सीखने के लिए तैयार हो जाएं, यानी कि वह रहस्य जो अमीरों को वाकई लोगों से काफी आगे पहुंचा देता है। सर, ये अध्याय खत्म हो गया। चलिए फिर अगला हम कल से ही करेंगे आगे का। टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। इसमें है अपने खुद के काम को केंद्रित करें। अच्छा, ये सार है सर। तो ये सार पढ़ना है कि हाँ टैक्स सार। के इतिहास? ये भी छोटा सा ही है, कल पढ़ लेंगे इसको हाँ चलेगा। ताकि रिवीजन हो जाए एक बार। उसके आगे टैक्स का इतिहास और टैक्स का कॉर्पोरेशन की अब इसकी जो मेन गहराई में अब हम पहुंच रहे, क्योंकि देखो अभी तक तो हमने जो चीजें पढ़ी थी वो पैसे के बारे में पढ़ी थी, कैसे ये करना है, किस तरीके से अपने को असेट्स खरीदना है, लाइबिलिटीज खरीदना है। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे मेन चीज है, तो आपको रियल बिजनेस का पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप टैक्सेस को अगर समझ पाएंगे तो आपको रियल बिजनेस का पता चलेगा, और ये मेन मेन चीजें अब स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ये थोड़ी सी हार्ड जरूर है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देगी ये चीजें। तो इससे आप समझ पाएंगे कि टैक्सेस हमारे ऊपर लगते कैसे हैं, हम कितना टैक्स भरते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अमीर आदमी टैक्स भर रहा है, गरीब आदमी भर रहा है और मध्यम वर्गीय भर रहा है, लेकिन अमीर आदमी से 10 गुना ज्यादा टैक्स हम लोग भरते हैं। सर, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो सब पे टैक्स ही है, पेमेंट मिल रही है तो टैक्स पहले से ही कट रही है। तो हम तो बस, मुझे लग रहा है कि 50% तो टैक्स ही दे रहे हैं। टैक्स में जा रहा है। ठीक है, अभी आप धीरे धीरे और आगे पढ़ोगे तो आपको और समझ में आएगा टैक्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत अच्छा ये है, ये जो चैप्टर है वो बहुत
मतलब गहराई के साथ में ये करने वाला चैप्टर है। कोई नहीं सर, समझ में नहीं आएगा तो आप है ना हाँ बिल्कुल समझाने के बिल्कुल। लिए। ठीक है सर। चलिए ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कुमुद सर, थैंक यू साक्षी मैम।